जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, हॉरर कहानियों का हमारा जो सफर है वो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। क्यों? आशा करता हूँ जो भी नई नई कहानियां मैं पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। अभी पिछले दिनों एक बहुत ही लंबी कहानी त्रिलोकीनाथ पोस्ट की थी जो करीब 1.5 घंटे की थी, 2 पार्ट में पोस्ट करनी पड़ी। आज सोचा कि टेस्ट कुछ बदला जाए। लंबी लंबी कहानियां तो बहुत हो गई, आज छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं, छोटी छोटी मगर मस्त हॉरर। आज आपको सुनाऊंगा मैं 3 अलग अलग हॉरर कहानियां। आइए शुरुआत करते हैं विनय से। विनय अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। पिता अच्छी सरकारी नौकरी में थे, मगर रिटायर होने के कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पिता ने जो भी कमाया था सब कुछ विनय के भविष्य के लिए ही लगाया। आज विनय का शहर में एक बड़ा सा मकान, अच्छी सी नौकरी है और इसके साथ साथ शहर के एक पॉश इलाके में एक फ्लैट है। फ्लैट अक्सर विनय किराए से चलाता है, मगर किराएदार आजकल अच्छे कहाँ मिलते हैं, इसलिए विनय थोड़ा परेशान था कि अचानक उसे ये किराएदार नहीं मिले। ये एक महिला थी जो सीधे शब्दों में बोल गई थी कि उसे बिल्कुल एकांत चाहिए। उसका घर परिवार जैसा कुछ भी नहीं है, बस वो अपने काम में मगन रहती है, इसलिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी। जब से महिला उस घर में आई, विनय की निश्चिंतता बढ़ गई, क्योंकि वो महिला हर महीने की पहली तारीख को विनय को किराया दे देती थी। एक मकान मालिक को और चाहिए क्या। मगर जब भी विनय किराया लेने जाता, वो महिला उसे बाहर ही खड़ा रखती और वहीं से किराया देकर विदा कर देती, कभी भी घर के अंदर आने नहीं देती। मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, विनय की परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के फ्लैट वालों का कहना था कि वो महिला कुछ अच्छी नहीं है। रातों को फ्लैट से अजीब अजीब तरह के मंत्रोच्चारण, धूप, लोबान आदि की खुशबू, इत्र आदि की खुशबू और अजीब अजीब सी बदबूएं भी आती हैं। कभी कभी तो फ्लैट से अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। इससे आसपास के लोग बड़े परेशान हो रहे थे। सोसाइटी ने विनय को इस बात के लिए कहा। विनय जाकर उस महिला से मिला। वास्तव में विनय ने एक तरीका निकाला। उस महीने किराया लेने जाने के नाम पे वो जब दरवाजे पे खड़ा था तो उसने महिला से पानी लाने के लिए कहा, और जैसे ही महिला अंदर गई, विनय दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गया। मगर अंदर पहुंचकर तो जैसे ठिठक गया। ये क्या था? कोई इंसान इस तरह से रह सकता है? पूरे घर में हर तरफ अजीब अजीब तरह के सिंदूर फैले हुए थे, यज्ञ कुंड और आसपास न जाने क्या क्या, किस किस जानवर की हड्डियां, लोमड़ी का सिर, भालू का कटा हुआ सिर, हिरण का सिर और इंसानी खोपड़ी। ये क्या है? उसके घर में ये सब क्या हो रहा है? पास ही की जमीन पर अजीब सा सितारे का आकार बना हुआ था। विनय को समझ में आ गया कि यहां पर वो औरत काला जादू वगैरह कुछ करती है। उसने तुरंत ही उस औरत को घर खाली करने को कहा। फिर पुलिस कचहरी वगैरह होकर अंततः केस विनय जीत गया और उस महिला को घर खाली करना पड़ा। खाली करते करते महिला विनय से बोल पड़ी, घर तो खाली करा लिया है, मगर इस घर में अब कोई रह नहीं पाएगा। कहकर वो महिला चली गई। कुछ दिनों बाद एक नए किराएदार अवश्य आए, मगर जल्दी ही उन्होंने घर खाली कर दिया। और ऐसा 2-3 किराएदारों के साथ हुआ। विनय फिर से एक परेशानी में पड़ गया था। उसने एक दिन तय किया कि
वो खुद उस घर में एक रात बिताएगा और लोगों को सिद्ध कर देगा कि लोग जो डर रहे हैं वो व्यर्थ है, ताकि कम से कम उसे किराएदार तो मिल सके। क्योंकि अगर प्रेस वालों और न्यूज वालों को ये बात पता चल गई तो इस बात का न जाने क्या न्यूज बना डालेंगे, भूतिया मकान और ये और वो, फिर तो इस फ्लैट को बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। विनय उस शाम ऑफिस से लौटकर खाना आना खाकर फ्लैट में आ गया। फ्लैट में उसने पहले से ही रात बिताने के लिए एक खाट, कंबल और कुछ सामान छोड़ दिया था। जैसे ही विनय फ्लैट में पहुंचा तो उसे आश्चर्य लगा, कमरे के एक झूला टंगा हुआ था जिसे कोई किराएदार छोड़ गया था, मगर अच्छा ही था। झूला देखने में काफी अच्छा लग रहा था। विनय अपने सोने वाले कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगा। दिन भर का थका रहा, उसे कब नींद आ गई पता नहीं चला। आंख खुली तो महसूस हुआ चारों ओर घनघोर अंधेरा है। तब समझ में आया कि ओह, लगता है लोड शेडिंग की वजह से लाइट गोल हो गई है। मगर तभी उसके ऊपर कुछ गीला गीला गिरता हुआ सा महसूस हुआ। विनय चौंक पड़ा। पास ही में पड़े मोबाइल को झट से उठाकर डरते डरते उसकी टॉर्च जलाई। आसपास टॉर्च मारी तो कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही टॉर्च छत की तरफ लेकर गया, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। विनय ने देखा छत पर ठीक उसके ऊपर एक अजीब से आकृति उल्टा लटकी हुई थी। वो उसी की तरफ घूर कर देख रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी जो विनय के ऊपर गिर रही थी, जिसे उसने कुछ गीला गीला महसूस किया था। वो तुरंत ही कूदकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा, मगर बाहर वाले कमरे में जैसे ही पहुंचा, एक बार फिर से उसका शरीर सिहर उठा। उसने देखा बाहर झूले में एक महिला की आकृति बैठी हुई है, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है, बदन पर काला लबादा पहने हुए। अचानक ही वो विनय को देखकर झूले से उठ खड़ी हुई, मगर खड़े होना इसे नहीं कहते हैं। वो जमीन और झूले के बीच हवा में लटक रही थी और एक अजीब आवाज में उसने कहा, कहा था ना, यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। विनय को समझ पाता कि अचानक वो अजीब सी आकृति धीरे धीरे हाथों और पैरों के सहारे रेंगते हुए उसके सोने के कमरे से बाहर की तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ वो औरत हवा में लटकती हुई अजीब हंसी हंस रही थी। इस परिस्थिति में विनय को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागना भी चाहता था, मगर बाहर का गेट नहीं खुल रहा था। विनय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सवेरे आंख खुली तो विनय ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। पड़ोसियों को उसकी चीख सुनाई दी थी। उन्होंने पुलिस को बुलाया था और किसी तरह से दरवाजा खोलकर विनय को घर से बाहर निकाला गया। उस दिन के बाद से आज तक विनय का वो फ्लैट बंद पड़ा है। मैं पेशे से एक तांत्रिक हूं। अब क्या करता, ज्यादा पढ़ाई लिखाई न कर सका। पिताजी इसी पेशे में थे, उन्हीं से सब कुछ सीखकर मैं भी इसी पेशे में आ गया। अक्सर अखबारों में मेरा विज्ञापन आता है। वशीकरण, मुठ करनी, प्यार को प्राप्त करना, सौतन का अलगाव, पति पत्नी में मनमुटाव दूर करना, जल्द शादी आदि के लिए तुरंत संपर्क करें। अब झूठा हो या सच्चा हो, मगर ये काम जैसा भी है पेट पालने के लिए ठीक है।
महीने में काफी सारे ताबीज, पूजा पाठ आदि कराकर थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, जिससे अपना चल जाता है। मैंने विवाह नहीं किया है, करने की सोच जरूर रहा हूं। तभी एक यजमान से संपर्क हुआ। वास्तव में मेरा विज्ञापन देख के वो मेरे पास नहीं आए, बल्कि उनका विज्ञापन देखकर मैं उनसे मिलने गया था। पेपर में एक विज्ञापन छपा, आवश्यकता है एक तंत्र विद्या पारंगत पुरोहित की। फोन नंबर पर बात करने से पता चला कि यहां से दूर एक गांव में वो व्यक्ति अपने फार्म हाउस में रहता है, जहां वो खेती का काम करता है और फसल अच्छी हो इसलिए हर माह की अमावस्या को एक पूजा कराता है। पूजा में कुछ खास नहीं, भोग निवेदन करना है और उससे पहले एक किताब पढ़नी है, किताब के मंत्र उच्चारण करना है, फिर भोग निवेदन करना है। मगर ये प्रक्रिया रात में करनी है और सुबह से पहले खत्म कर लेनी है। इसके बदले में वो 5,001 रुपए देगा। मगर मुश्किल यह है कि कोई भी पंडित यह प्रक्रिया एक ही बार कर सकता है, इसलिए उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। आसपास के गांव के लगभग सभी पुरोहित ये काम कर चुके हैं, इसलिए अब बाहर से लोग बुलाना पड़ रहा है। मगर मुझसे पहले भी कुछ लोग संपर्क कर चुके थे, इसलिए 3 महीने बाद मेरा नंबर आने वाला था। व्यक्ति बहुत ही अच्छा था, उसने 1,000 रुपए मुझे अग्रिम भेज दी, आने जाने के किराए के रूप में। मगर सच कहूंगा, गांव तक पहुंचने में मुझे 300 रुपए से ज्यादा खर्च न करने पड़े। इस तरह से कुल मिलाकर मुझे 5,700 रुपए मिलने वाले थे। पैसे किसे बुरे लगते हैं। जब मैं उसके फार्म हाउस पहुंचा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चारों ओर इतने सब्जी और फल, ओहो, हर एक पेड़ में जैसे जैसे फल लदे गए थे। सब्जियां भी इतनी उगी थी कि अब समझ में आ रहा था कि व्यक्ति बहुत धनी था। उसने बताया कि मेरा कोई खास काम नहीं है, बस यहाँ ये सब्जियां ही उगाता हूँ और इन्हें बेचकर जो कमा लेता हूँ। ये जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए थोड़ा सा खाद वगैरह डालो तो बड़ा अच्छा फसल देती है। सब भगवान की कृपा है। दिन भर बातचीत और खान पान में व्यतीत हुआ। शाम को पूजा का समय आ गया। उसने मुझे एक किताब दी, कहा इसी के मंत्रों को पूरा पढ़ना है, फिर भोग निवेदन करना है। भोग निवेदन के लिए मैंने अपने मन से ही कच्चा केला, कुम्हड़ा और कुछ सब्जियां, चावल वगैरह मिलाकर तैयार कर लिया। पूजा होनी थी खेत के बीचों बीच। वहां पहुंचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। वहां एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था, जैसे कब्र बनाया गया हो, मगर कब्र की तरह चौड़ा नहीं, गोलाकार। इसके अंदर बैठकर ही मुझे पूजा करनी थी। मैं गड्ढे में उतर गया। समय अनुसार बैठकर किताब पढ़ने लगा। वो व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ मेरी आवश्यकता की चीजें मुझे देता जा रहा था। मैंने किताब में ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका अंतिम पृष्ठ फाड़ दिया गया हो या किसी ने काट कर निकाल लिया हो। मगर मुझे इससे क्या, जितना पढ़ना है पढ़कर मैं पैसे तो कमा लूं। अभी किताब पढ़ना शुरू ही किया था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिस जगह बैठा हूं वहां की जमीन अचानक से हिली। मगर मैं तो ठोस जमीन पर बैठा था। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि दलदली जमीन हो। नहीं, ये मेरा भ्रम हो सकता है। मैं बैठे बैठे उस किताब के मंत्रों को पढ़ने लगा। बड़े ही अजीब तरह के मंत्र थे। करीब 3 घंटे तक मंत्र पाठ करने के बाद किताब खत्म हुई। मैंने भोग निवेदन किया और उसके बाद उस व्यक्ति को
भोग पकड़ा दिया और कहा, मेरे पीछे पीछे मंत्र बोले। मगर मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक मैं रुक गया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जो भोग निवेदन मंत्र मैं बोल रहा हूं वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है। वो तो कुछ ऐसे मंत्र बोल रहा है जैसे मैं उस किताब से पढ़ा था। वो अपने मन में ही मंत्र बोलता रहा, मेरे रुक जाने का भी उस पर कोई असर ना हुआ। उसके बाद उसने भोग का वो पतीला उठाकर खेत के दूसरी तरफ फेंक दिया। मगर बड़ा अजीब था ये, ऐसा फेंक कर तो कोई भोग निवेदन नहीं करता है। मैंने कहा, चलिए आपकी पूजा संपन्न हुई। इस पर वो व्यक्ति बोला, अभी सुबह होने में थोड़ा समय है, चलिए आपको एक कहानी बताता हूं। असली में ये खेत प्रेत अभिशप्त है। इस खेत का जो पहला मालिक था उसने यहां पर कुछ प्रेत पूजा आदि की थी, जिससे प्रेत शक्ति इस खेत में बस गई। तब से यहां पर फसल आदि तो बहुत अच्छी होती थी, मगर ये जमीन हर अमावस को एक बलि मांगती है। खेत का मालिक एक बार बलि न दे सका तो खेत ने उसे ही बलि के रूप में ग्रहण कर लिया और वो गायब हो गया। इसके बाद खेत के जितने भी मालिक हुए सभी आश्चर्यजनक रूप से गायब होने लगे। ये खेत अभिशप्त खेत के रूप में लोगों में प्रसिद्ध हो गया। काफी समय तक ये वीरान सा पड़ा रहा, तो गांव के लोग जो इधर आने में डरने लगे थे। मगर अजीब रूप से गांव से कोई ना कोई हर अमावस्या को गायब हो जाता। फिर मुझे इस खेत के बारे में पता चला। मैंने पानी के दाम पर यह खेत खरीद लिया। मुझे अंधविश्वासी बातों पर कोई विश्वास न था, मगर यहां आने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह खेत मुझे भी निगल जाता, मगर किस्मत से मुझे एक किताब मिल गई जो शायद इसके पहले मालिक उस तांत्रिक की थी जिसने प्रेत जगाया था। किताब को पढ़ने से मुझे समझ में आया कि किस तरह से हर अमावस को इस जमीन को बलि देनी है और एक खास मंत्र से उस प्रेत को वश में भी करके रखा जा सकता है जिससे मुझे कोई हानि ना हो। मैंने किताब का वो पन्ना अलग कर दिया और उन मंत्रों को रट लिया। भोग निवेदन के समय मैं वही मंत्र पढ़ रहा था। अब ये जमीन अपना भोग ग्रहण करेगी। मगर मगर भोग 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 कौन है? भोग आप हैं महाराज। क्या क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ, हर अमावस को मैं एक व्यक्ति को यहां पूजा करने बुलाता हूं। झूठे पाखंडी पंडितों की कमी नहीं है जो पैसे के लालच में यहां चले आते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद ये जमीन उनका भोग लगा लेती है। यहां आसपास के बहुत से पुरोहित इस जमीन ने भोग में ग्रहण कर लिए, इसलिए अब मुझे दूर दूर से लोगों को बुलाना पड़ता है। आखिर अपनी प्राणों की रक्षा तो करनी ही है। फिर इतना सारा पैसा जो कमा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा पाप चलता है। इस अमावस की भोग आप हैं। कहते हुए वो उस गड्ढे से दूर जाने लगा। मैं मोड़ खड़ा हुआ। मैं बोला, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं गड्ढे से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर तभी मैंने महसूस किया मेरे पैरों तले की जमीन धीरे धीरे धंसती जा रही है और इसके साथ साथ मेरे ऊपर भी अपने आप मिट्टी गिरने लगी और धीरे धीरे मैं उस गड्ढे में समाता चला गया।
मेस के कमरे में बैठा हुआ मैं आज बेहद परेशान था। लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली गई थी। रामू काका ने कमरे में मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती के अंधेरे उजाले की इस खेल में मेरे मन का डर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था। काश काश ये सब ना हुआ होता। मैं गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में। ज्यादा पैसे नहीं थे कि तभी इस मेस के बारे में पता चला। मात्र 120 रुपए महीने में रहना खाना सब कुछ, मगर शर्त यही थी कि 2 और लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और किस्मत से जो रूममेट मिले वो भी मेरी उम्र के ही लड़के थे, जो यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे थे और पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। दिन अच्छे ही बीतने लगे थे। हम तीनों दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते, रात को मेस के कमरे में खूब मस्ती करते। अक्सर लाइट गोल हो जाया करती थी और ऐसे में जो होता है हम वही बातें करते, भूत प्रेत आदि की। एक दिन बातों ही बातों में रमेश, जो मेरा रूममेट था, वो बोल पड़ा, तुम लोग अगर कहो तो मैं तुम लोगों को सच में भूत दिखा सकता हूं। हम दोनों हंस पड़े। ये सब फालतू की बातें हैं यार, इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो, भूत अगर देखना है तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और रमेश जिद पर अड़ गया। काश हमने उसकी बात न मानी होती। वो हमें भूत दिखाने के लिए पास ही के शमशान में लेकर गया। उस रात हम तीनों शमशान में बैठे हुए थे। रमेश ने एक गोला बनाया, बीचों बीच 3 मोमबत्ती जलाई और कहा वो मीडियम खुद बनेगा, बस हम तीनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठना था। शर्त यह थी कि किसी भी हाल में हम तीनों एक दूसरे का हाथ न छोड़ें। हमें बिठाकर वो कुछ कुछ मंत्र बोलने लगा और तभी अचानक उसकी आवाज बदल गई। अजीब सी आवाजें वो करने लगा। हम दोनों डर गए और हमने रमेश का हाथ छोड़ दिया और हम वहां से उठ भागे। काश हमने ये न किया होता। अगली सुबह जब हम रमेश की तलाश करने गए तो वो वहां नहीं था, वो कहीं नहीं था। पुलिस में रिपोर्ट कर कई जगह खोजबीन कराई मगर वो न मिला। हम घबरा गए। हमने रमेश के घर भी खबर नहीं भेजी, मगर काफी दिन बीतने के बाद एक दिन उसके पिता हमसे मिलने आए। उसने रमेश के बारे में पूछा तो हमने झूठ कह दिया कि अपने कॉलेज के किसी ट्रिप में वो बाहर गया है, कुछ दिनों में लौट आएगा। उसके पिता ने बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए रमेश का जल्दी घर आना जरूरी है। हम लोग आत्मग्लानि में भर उठे। तभी हमें किसी ने बताया कि पास ही में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। हम उसके पास गए। उसने अपनी तंत्र विद्या से हमें बताया कि तुम्हारा दोस्त ऐसी जगह जा चुका है जहां उसे प्रेत आत्माओं ने जकड़ लिया है, अब उसे भूल जाओ। मगर हमने उन्हें बताया कि उसका वापस आना बहुत जरूरी है, उसकी मां की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता है, मगर उन्होंने एक तरीका बताया। तरीका यह था कि वो एक मंत्र से हम दोनों में से किसी एक को कुछ समय के लिए रमेश की शक्ल सूरत दे देंगे। हम जाकर उसकी मां से मिलाए ताकि उसकी मां को सांत्वना मिले कि उनका बेटा ठीक ठाक है और वो ठीक हो जाए। हमने बात मान ली, मगर शर्त यह थी कि जब तक हम में से जो भी रमेश के रूप में रहेगा उसकी मां के अलावा कोई हमें स्पर्श न करे, अन्यथा रूप ढल जाएगा। मेरे दूसरे रूममेट ने ही रमेश बनने की ठानी। बाबा ने एक अंगूठी दी और कुछ मंत्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि रमेश के शहर पहुंचकर वो ये अंगूठी पहन ले।
शहर पहुंचकर हम दोनों पब्लिक टॉयलेट में गए। वहां पे मेरा रूममेट अंदर गया और अंगूठी पहन ली, मगर जब वो बाहर आया मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे सामने रमेश खड़ा था। उसकी आवाज भी हूबहू रमेश जैसी थी। हम दोनों रमेश के घर चल पड़े। रमेश की मां खाट पर लेटी हुई थी। रूममेट उनके पास जाकर बोला, मां। वो हड़बड़ाकर उठ गई। उनके होठों में एक हंसी खिल गई। इसी हंसी को देखने के लिए तो हम लोगों ने इतना सब कुछ किया था। वो काफी देर तक रमेश से लगकर रोती रही, फिर उसे अच्छा खाना पीना खिलाया। हम अब विदा लेने ही वाले थे कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और रूममेट के गले लग गया, काका काका। और तभी वो हुआ जिसे नहीं होना था। रूममेट का रमेश का चेहरा धीरे धीरे उसके वास्तविक चेहरे में बदलने लगा। रमेश की मां इसे देखकर बेहोश हो गई। हम दोनों वहां से चुपचाप जल्दी जल्दी निकल आए और फिर अपने शहर पहुंचकर मेस आ गए। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि रमेश की मां का हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कहां तो हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और कहां एक और मौत की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई। हम दोनों इस बात से बहुत दुखी रहने लगे थे। एक दिन मैं काम के सिलसिले में बाहर गया था। वापस लौटा तो मेस में काफी भीड़ देखी। फिर महसूस किया कि लोग तो हमारे कमरे के आसपास ही भीड़ लगाए हुए हैं। और जैसे ही मैं कमरे में आया, मैंने देखा मेरा रूममेट रस्सी पर लटक रहा था। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, आ! ख्यालों में खोया मैं रूम में बैठा था कि अचानक लाइट आ गई। रामू काका ने कहा, बेटा ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैंने हमेशा हमेशा के लिए यह शहर छोड़ देने का प्रण किया।